नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। में हूं पिनाज त्यागी। प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ आज पाकिस्तान को सोने नहीं देगी। आज मोदी का रौद्र रूप देखकर आसिम मुनीर से लेकर हाफिज सईद की टेंशन बहुत बढ़ गई होगी। बीकानेर से मोदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की पहली जनसभा थी, जहां उन्होंने कहा कि सिंदूर जब बारूद बन जाए तो पाकिस्तान नतीजा देख चुका है। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने नई सौगंध ली है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने 3 सूत्र बताए। एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा। बदले का समय और तरीका सेनाएं तय करेंगी। आतंकियों और आतंक परस्त सरकारों को हम अलग अलग नहीं देखेंगे। मोदी ने साफ कहा कि पाकिस्तान के एटम बम की गीदड़ भभकी भी काम नहीं करने वाली है। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बीकानेर से गरज रहे थे तो पूरा पाकिस्तान उन्हें सुन रहा था। ये आवाज पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के अड्डे तक पहुंच रही थी। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। आदमपुर एयरबेस के बाद प्रधानमंत्री बीकानेर के नाल एयरबेस पहुंचे। बीकानेर से पाकिस्तान का सिंध और पंजाब का इलाका लगता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर भी अटैक किया था। एयरबेस से उड़े फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन सिंदूर में जैश के आतंकी ठिकाने बहावलपुर में अटैक कर मिट्टी में मिला दिया था। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा,
आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। पाकिस्तान ने बीकानेर के नाल एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। नाल एयरबेस को टारगेट कर पाकिस्तानी सेना ने मिसाइलें दागी थी, लेकिन हवा में ही उसे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां बरसाने वालों को पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने कैसे मारा? प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीकानेर में इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बता दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर से बहावलपुर की दूरी 100 किलोमीटर है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ और नए फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर को चेतावनी भी दे दी। पीएम मोदी ने साफ कह दिया, अगर भारत में आतंकी हमले हुए तो इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना ऐसे ही पीटेगी। यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक।
अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नॉनस्टॉप जारी है। एलओसी केस पार एक एक आतंकी को ढूंढकर उनका हिसाब किताब किया जा रहा है। इस वक्त आपको बता दें, किश्तवाड़ में सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने शत्रु सिंहपुरा इलाके की घेराबंदी कर रखी है। जंगलों में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि वही आतंकी हैं जो पिछले दिनों शोपियां और त्राल में एनकाउंटर के दौरान भाग गए थे। शोपियां और त्राल में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। ये किश्तवाड़ के शत्रु का सिंहपोरा इलाका है जहां इंडियन आर्मी एक्शन मोड में है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वही आतंकी है जो हाल ही में एक एनकाउंटर से बच निकले थे, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी से बच नहीं पाएंगे। जो किश्तवाड़ एरिया है ये जम्मू का रीजन पड़ता है और यहाँ पर सैफुल्ला आदिल समेत 4 जो यहाँ के मोस्ट वांटेड आतंकी थे जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि पिछले दिनों जो छात्रू या छत्रगला में जो ऑपरेशंस हुए थे उस दौरान भी इनकी लगातार इनके इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे और फिर उसके बाद ये तय किया गया कि जल्द से जल्द अग्रेसिव ऑपरेशंस किया जाएगा ताकि इन 4 आतंकियों को, जो कि उम्मीद की जा रही है कि ये आइडेंटिफिकेशन के बाद ये चारों ही होंगे। जम्मू कश्मीर के एलओसी हो या फिर पंजाब और राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर, सब कुछ भारतीय फोर्सेस की निगरानी में है। जहां एलओसी पर इंडियन आर्मी का कंट्रोल है तो वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ का सख्त पहरा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पैदल कॉम्बिंग हो रही है। बीएसएफ की ऊंट बटालियन भी बॉर्डर पेट्रोलिंग में जुटी है। ओपन आर्मी व्हीकल से भी पेट्रोलिंग की जा रही है। वॉच टावर से भी दुश्मन की चौकी पर निगरानी हो रही है। दूरबीन से दुश्मनों की हर हरकत पर पूरी नजर रखी जा रही है। HSTI ड्रोन सेंसर के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात है। मैनपॉक्स और लॉन्ग रेंज राइफल से आसमान की सुरक्षा की जा रही है। इंडियन फोर्स के अद्भुत साहस और टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन से भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी अभेद्य बन चुकी है। इसका नजारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान से सटे भारत पाक सरहद पर सबसे पहले इंडिया टीवी पहुंचा है आपको दिखाने के लिए कि सरहद पर मौजूद बीएसएफ ने पल भर में कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। करारा जवाब दिया है। बीएसएफ की मौजूदगी ने दुश्मन को एहसास कर दिया है कि इस अभेद दुर्ग को भेदा नहीं जा सकता। मैं इस वक्त सरहद के पास मौजूद हूं जहां पर बीएसएफ के जवानों की कदमताल की धमक ने पाकिस्तानी फौज के होश फाख्ता करके रख दिए हैं और भारत पाक सरहद पर अभी जिस जगह मैं मौजूद हूं मेरे से ठीक थोड़ी ही दूर पर रहमी यार खान एयरबेस है। वो एयरबेस जिसको धूल चटा दी है, जो एयरबेस इस वक्त खाक में मौजूद हो चुका है, लेकिन बीएसएफ के जवान इसी जगह पर सरहद पर लगातार मुस्तैदी से डटे हुए हैं। यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। खास तौर पर इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस बीओपी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बीएसएफ लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। इंडियन बॉर्डर पर ही पाकिस्तानी ड्रोन की कब्रगाह बना डाली। इस काम में भारत के HSTI ने अहम रोल निभाया है। HSTI थर्मल इमेजर, किस तरीके से आप लोगों ने इससे सर्वेलेंस एक्टिविटी अपनी रखी? सर, जैसा कि आपने पहले तो ये देखा होगा, मैक्सिमम जो अटैक्स हुए हैं नाइट में ही हुए हैं और ये नाइट विजन के लिए प्रॉपर काम करता है। अपनी नाइट में जो है सर, जो खुद की आंखें वो झाड़ियों के पीछे क्या है ये सब चीज़ें नहीं देख सकती।
ये लगभग 2.5 किलोमीटर तक एक एक पार्टिकल जो बॉडी मूवमेंट हो रहा है, जो भी काउंटर पार्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है, सभी की जो अपनी खुद की रेडिएशंस होती हैं, हीट होती है, सभी की बॉडी की अपनी हीट होती है, उनको इंटेंसिफाई करती है, उसका इमेज हमारे पास बनाती है और इसके थ्रू हम ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं लगभग ये कितने मीटर या कितने किलोमीटर पे है। और इसकी फिर जानकारी हम हमारे LMG मैन या हमारे जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनको देते हैं कि सर यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो तुरंत के तुरंत ऑर्डर मिलता है हमें कि इनको शूट करना है, क्या करना है, तो वो ऊपर से आदेश मिल जाता है। डिटेक्ट किए हाल फिलहाल में? जी सर, बिल्कुल किया सर, या मार गिराया सर। इस वक्त भारत पाक सरहद पर मौजूद हूँ जो राजस्थान से सटा हुआ है। कौन सी BOP है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पीछे आप जो पोस्ट देख रहे हैं ये रहमियार खान के पास का ये पोस्ट है पाकिस्तान का। और जितने भी ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स हो रहे थे यहीं से ऑपरेट किए जा रहे थे, कोऑर्डिनेट्स भेजे जा रहे थे। ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं आप, ये पंजाब का है और इससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर सिंध इलाका पड़ता है। लेकिन ये पाकिस्तान का यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर रहमियार खान एयरबेस है, जो कि पाकिस्तान अपना सबसे मजबूत एयरबेस मानता था। और इस जगह पर और पन्नो अकील पर ही सबसे बड़ा डिवीज़न डिप्लॉयमेंट किया गया था। और उसके बाद जब अचानक से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक्स हुए, तब एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे ये बड़ी बात है। पहली बार आपको ये पोस्ट कैमरे पर दिखाई दे रही होगी। पाकिस्तान के सीमा से जो भी हमला ड्रोन उड़ने का इस बार जो है पहली बार हमने देखा है कि इस इलाके में भी ड्रोन एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी, और दैट टू ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये हमारे एक नया चैलेंज था और जिसको हमने बहुत बखूबी उसको डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया। तमाम ड्रोन्स और मिसाइल्स से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी बात यही है कि BSF की मौजूदगी ने और तमाम जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके से, देखिए यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए तैनाती थी कि वो डिटेक्ट होता था और तुरंत हवा में उसको मार गिराया जाता था। और BSF ने मुस्तैदी से तमाम ड्रोन सिस्टम को मार गिराया। सर, ये डिटेक्ट कैसे आप लोग करते कि भाई अचानक से ड्रोन आया? हम लोगों ने खुद देखा जैसलमेर में, जब हम लोग कवर कर रहे थे, एक के बाद एक मल्टीपल ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, तो कैसे डिटेक्ट हुआ और मार गिराया उनको? देखिए सर, उसके लिए हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं, और नेकेड आइट से भी ये काफ़ी इजीली विजिबल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो लाइट होती है वो ब्लिंक करती है, तो वो विजिबल हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट है जो ड्रोन्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं इजीली। इस वजह से हमने उनको डिटेक्ट किया आराम से। बॉर्डर पर पाकिस्तान जो भी साजिश रचता है उस पर इंडियन फोर्स की पूरी नजर रहती है। ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान 24 घंटे एक्टिव मोड में रहते हैं। ये जो सरहद आप देख रहे हैं भारत पाक की, पाकिस्तान के उस तरफ रहमियार खान एयरबेस है। रहमियार खान एयरबेस जो कि नक्शे में अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहाँ पर बेजोड़ तैयारी थी। रहमियार खान और पन्नो अकील ये ऐसे एयरबेस पाकिस्तान के थे और मिलिट्री स्टेशन जहां पर एक पूरा डिवीज़न तैनात करके रखा गया था। लेकिन BSF ने यहां पर मजबूती से सरहद पर मौजूद रही, डटी रही और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब दिया। मेरे ठीक पीछे यानी इस तरफ बिलाल पोस्ट है पाकिस्तान की, यहाँ पर भी तैनाती ज़बरदस्त थी। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की तमाम नाकाम कोशिशें हुई, ड्रोन अटैक्स किए गए, मिसाइल अटैक्स किए गए, लेकिन एक भी ड्रोन या मिसाइल अटैक्स में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। लिहाजा अभी सरहद पर जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ पर BSF के जवान लगातार हमेशा की तरह वैसे ही गश्त कर रहे हैं, मुस्तैद है। और BSF की इसी बेजोड़ मुस्तैदी ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। हिंदुस्तान ने सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिन विदेशी ड्रोन्स और विदेशी हथियारों पर मुनीर आर्मी सबसे ज्यादा इतराती थी, उसका ऐसा बुरा हाल किया है कि अब कोई भी साजिश से पहले शातिर शहबाज और मौलाना मुनीर 100 बार जरूर सोचेगा। जब से आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना है, तब से पाकिस्तान की फील्ड से खाने पीने की चीजें गायब हो रही हैं। पाकिस्तानी जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी तरस रही है। आपको बता दें कि 10 मई के बाद पाकिस्तान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पाकिस्तान में आटा, दाल, चीनी, तेल और भी ज्यादा महंगा हो गया है। पाकिस्तान में दूध 150 रुपए लीटर बिक रहा है, तो चीनी के दाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में खाने पीने की भी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत से पिटने के बाद प्रमोशन मिलने का जश्न मना रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता भूख से तड़प रही है। खाने पीने के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं।
पाकिस्तान में चीनी के दाम 185 रुपए किलो पहुंच गए। पाकिस्तान में दूध 150 रुपए लीटर बिक रहा है। सरसों तेल 500 रुपए लीटर बिक रहा है। पाकिस्तान में 1 किलो घी की कीमत 2800 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन इससे पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आसिम मुनीर पाकिस्तान की सियासत में पावर सेंटर बनने का जश्न मना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद आसिम मुनीर शहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों के साथ ही दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। पाकिस्तानियों के किचन से मिठास गायब हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीनी की इतनी किल्लत हो गई है कि एक हफ्ते में 50 रुपए प्रति किलो चीनी की कीमत बढ़ गई है। 4 रोज के दौरान चीनी की कीमत में 16 रुपए इजाफे से कीमत 185 रुपए हो गई। भाईजान कल तक 175 रुपए था। आज जब सुबह उठे हैं तो चीनी लेने आए हैं 185 रुपए था। बच्चे स्कूल से आके गर्मियां हैं, शरबत मांगते हैं। हम गरीब आदमी किधर जाए? गरीब और अमीर का इस्तेमाल है। चीनी बहुत महंगी हो गई है। लोगों पे गुंजाइश नहीं कुछ खरीदे, बिल भरे क्या ये करें। दुकानदार माफिया नित नए बहाने बनाकर मन माना मुनाफा वसूल कर रहे हैं। चीनी का रेट डेली बेसिस में बढ़ रहे हैं, पीछे से बढ़ रहे हैं। डेली मंडी में डेली का रेट है। हम दुकानदार कहाँ जाएं? अपना मार्जिन भी कम किया हुआ है, गाहक आके हमसे लड़ता है चीनी के ऊपर। पाकिस्तान में 5 किलो आटे के पैकेट की कीमत 560 रुपए है। अच्छी क्वालिटी के चावल के दाम औसतन 275 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि स्टोर से घी, दाल, चावल सब गायब हो गए हैं। न लोगों के पास पैसे हैं, न वो खाने पीने का सामान खरीद पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में खुले ग्रोसरी स्टोर भी बंद हो रहे हैं। झेलम रीजन के यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दोनोश पिछले कई अरसे से नापैद हैं। घी, आयल, चीनी समेत मुतअद्दिद जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया ना होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त बिलाल टाउन के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुलाजमीन का कहना है कि बुनियादी अशिया ना होने की वजह से काम ना होने की बराबर है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो स्टोर मुलाजमीन हैं इनको तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही। झेलम रीजन के 63 यूटिलिटी स्टोर में से मुतअद्दिद स्टोर बंद कर दिए गए हैं और मजीद स्टोर्स बंद करने की तैयारियां भी जारी हैं। पिछले 2 माह से किराए पर जो हासिल की गई थी स्टोर्स की बिल्डिंग, इनका किराया भी अदा नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तानियों के सामने रोटी के लाले पड़े हुए हैं। सुबह ब मुश्किल एक रोटी खाने को मिलती है तो रात की खाने की टेंशन पाकिस्तानियों को सताने लगती है। पाकिस्तान में 1 किलो सेब की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। पाकिस्तान में 1 किलो सेब 500 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगा है। एक अंडे की कीमत 30 रुपए है। 6 अंडे के पैकेट 145 रुपए और 1 कैरेट अंडा 850 से 920 रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तानियों के पास न खाने को दाना है, न पीने के लिए पानी है। बिजली का भी कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ी हमारे पास जो कमी है वो बिजली की है। ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है। और दूसरी बात यह है कि पानी नहीं है। पानी तो तकरीबन जब से कॉलेज बना है कभी मतलब बोर करवाया जाता है, पानी होता है, आता है, 1 मंथ के बाद फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी 9 महीने हो गए हैं, ना बिजली है ना पानी है। फिर असाज़ा की भी कमी है और बच्चों को मुश्किलात में काफ़ी तालीम। बुधवार की रात देश में कई राज्यों पर कयामत की रात बनकर आई। भीषण आंधी, तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई। मौसम के बवंडर से जुड़ी आपको ये बड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान ने कितना कहर बरपाया है। यूपी में पिछले 24 घंटों में 34 लोगों की जान चली गई है, ये डेटा निकल कर आया है। आंधी तूफान में पेड़, घरों की छतें और बिजली के खंभे गिरने की वजह से ये मौतें हुई हैं। दिल्ली में भी 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश तक अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन अलर्ट रहने को कहा गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। मई के महीने में पूरे देश में मौसम की मार पड़ी है। नॉर्थ इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली से लेकर पणजी, सागर, गुवाहाटी, आगरा, नोएडा तक तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मुंबई, ठाणे, मयूरभंज, मैनपुरी, एटा, पुंछ में भी मौसम का कहर टूटा है।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कुदरत ने कहर बरपाया। दिल्ली से लेकर यूपी के कई जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं ने तबाही मचाई, तो साथ में मूसलाधार बारिश और ओले भी पड़े। तूफान से दिल्ली में कई जगहों पर पेड़, पोल, टावर तक उखड़ गए, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान तक गंवानी पड़ी। अकेले दिल्ली में ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली में तूफानी हवा कितनी तेज थी, इसका अंदाजा नवाजुद्दीन इलाके में गिरे इस पेड़ से लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सा और पुराना पेड़ था जो कि तेज आंधी में गिर गया, और ये जो पेड़ गिरा ये यहाँ पर पार्क की गई 2 गाड़ियों के ऊपर गिर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियां खड़ी थी और ये बड़ा सा पेड़ इन दोनों गाड़ियों के ऊपर गिर गया है, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इस गाड़ी में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली और आसपास के इलाके में कितनी तेज आंधी आई थी, और तेज आंधी के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। दिल्ली के ही लोधी रोड एरिया में भी तूफान का कहर टूटा। इलेक्ट्रिसिटी पोल एक ट्राईसाइकिल पर गिर गया, जिससे एक दिव्यांग की जान चली गई, साथ ही और भी कई गाड़ियां भी डैमेज हो गई। मैं लोधी रोड पर हूं और यहाँ पर आंधी की वजह से गिरे इस पोल में दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बिजली का खंभा है जो कि तेज आंधी की वजह से गिर गया है। हाई मास्क लाइट जल रही थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ, और ठीक इसी जगह पर हाई मास्क लाइट के नीचे से ही ये ट्राईसाइकिल पर एक विकलांग व्यक्ति जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ और ये पूरी लाइट इस ट्राईसाइकिल के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से जो विकलांग व्यक्ति था वो हादसे का शिकार हो गया। घायल अवस्था में इसको विकलांग व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में तूफानी बारिश के चलते एयर ट्रैफिक पर भी बड़ा असर पड़ा। तेज हवा और बारिश के चलते 50 से ज्यादा फ्लाइट डिले हुई। 10 फ्लाइट को जयपुर जबकि 1 को मुंबई डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली के साथ साथ यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। करीब 20 जिलों में भारी तबाही हुई। तेज बवंडर के चलते नोएडा में ऊंचा टावर धड़ाम से गिर गया। भैया बीच हाईवे पे गिरा है, ये देखो बीच हाईवे पे गिरा है, ये पूरा गिर लिया। ये देखो लोहे का टावर गिरेगा बीच हाईवे पे, एक्सप्रेस पे। ये देखो एक्सप्रेस पे गिरा है आंधी में। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोहे के बड़े बड़े खंभों के सपोर्ट से लगे बोर्ड तक गिर गए, जिसके चलते ट्रैफिक जाम लग गया, जिसे बमुश्किल देर रात में खुलवाया जा सका। और भी कई जगहों पर नुकसान की खबर है। गाजियाबाद में पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पर असर पड़ा। वहीं कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इसके अलावा मैनपुरी में तेज हवा से एक बड़ा पेड़ गिर गया, तो एटा में भी तूफान और बारिश से बिजली का पोल गिर गया। कई पेड़ भी धराशायी हो गए। यही हाल आगरा में भी दिखा। जगह जगह बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, इलेक्ट्रिसिटी पोल गिर गए। यूपी में बिजली, पेड़ और दीवार गिरने से 22 लोगों की जान चली गई है। आज भी यूपी के 39 जिलों में बारिश का अलर्ट है। यूपी के साथ साथ एमपी में भी तेज हवा ने कहर बरपाया है। सागर से हैरान करने वाला मंजर सामने आया है। हवा इतनी तेज चली कि कच्चे घर का छप्पर तो उड़ ही गया, साथ ही छप्पर के नीचे मौजूद 2 बच्चे भी हवा में उड़ गए। तस्वीरें सागर जिले के बंडा तहसील के गोरा खुर्द गांव की है। दरअसल तूफानी हवा के चलते डर के मारे बच्चों ने छप्पर के बांस पकड़े हुए थे। जब हवा से छप्पर उड़ा तो साथ में दोनों बच्चे भी उड़कर दूर जाकर गिरे। दोनों बच्चों को चोटें आई हैं। सागर, शाजापुर, रायसेन में तेज हवा के साथ बारिश, ओले भी पड़े। नर्मदापुरम में तूफान से ट्रेन को नुकसान पहुंचा। विदिशा में तेज हवा से होर्डिंग्स उड़ गई। बारिश से सड़क पर कई फीट पानी भर गया।
मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन भी ऐसे ही हालात रहने के आसार है। साथ ही कई जगहों पर तेज गर्मी का भी अलर्ट है। चक्रवाती हवाओं का घेरा पंजाब के आसपास बना हुआ है और एक द्रोणिका बनी हुई है पंजाब से लेकर बांग्लादेश तक। तो आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है या उसका ऊपरी इलाका दिल्ली तक कल काफ़ी आंधी तूफान और तबाही हुई है। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो कल खजुराहो में 46 डिग्री टेम्परेचर था, नौगांव में 45 डिग्री था, शिवपुरी में 44 था। तो तापमान भी बढ़ रहा, लेकिन अभी आगे आने वाले करीब 4 दिनों में जैसे मध्य प्रदेश का जो निचला वाला हिस्सा है, अगर मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट दें तो दक्षिणी हिस्सा है नॉर्थ से लेके साउथ तक वहाँ अभी भी धूल भरी आंधी दोपहर के बाद गरज चमक के साथ जो हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। एमपी में तूफान से हालात खराब हो गए तो महाराष्ट्र और गोवा में भी बारिश और तेज हवा का प्रकोप देखने को मिला। मुंबई में तेज बारिश हुई तो मुंबई से सटे ठाणे में भी बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। ये तस्वीरें गोवा के पणजी की है, जहां इतनी बारिश हुई कि सड़कें दरिया की तरह हो गईं और स्कूटी सवार पानी की तेज धार में फंस गया और बहते हुए नाले में जा गिरा। गनीमत ये रही कि वक्त रहते लड़कों ने उसे बचा लिया। गोवा और महाराष्ट्र में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 25 मई तक तूफानी बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र में करीब 30 जिलों में अलर्ट है। खराब मौसम की मार जम्मू कश्मीर में भी पड़ी है, जहां इतनी तेज हवा चली कि पुंछ में एलओसी के आसपास कई स्कूलों को नुकसान पहुंचा। टीन की छतें तक उड़ गई, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। साथ ही स्कूलों की छतों की मरम्मत की, मलबे को हटाया गया, साथ ही रास्तों को क्लियर किया। आर्मी के इस काम की हर किसी ने तारीफ की। बड़ा वेलकम जेस्चर हमारी भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जो यूनिट वहाँ मौजूद है मुकामी, तनाव के बावजूद उन्होंने अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज़रूरी समझा और उनके जवान वहाँ पहुँचे। उन्होंने वो जो मलबा बिल्कुल ग्राउंड में गिर गया था, जिसने पूरा आना जाना वहाँ मुश्किल किया हुआ था, उन जवानों ने वो मिल के उसको एक तरफ हटाया। वो टीने, एंगल, जो पत्थर गिरे थे, सब साफ सफाई स्कूल करके तो स्कूल को एक नई शक्ल दी। एक तो फौज हमारे सरहदी जो भी बॉर्डर एरिया हैं उनमें जो है हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हैं। दूसरे ये रक्षा करने के साथ साथ जो है हमारे ये काम देखो आपके सामने जो हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए या स्कूल्स की बच्चों की स्टडी की साइड देखते हुए हमारे साथ जो है दिन ब दिन हमारा साथ दे रही है।